हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विथ मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 की ओल्ड एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 2 है। यहां पर हम लोग पृथ्वी का आंतरिक स्वरूप अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज वर्तमान में पृथ्वी के धरातल के बारे में हमारे पास विस्तृत जानकारी है। हम में से कुछ देश ऐसे भी हैं जो कि चंद्रमा की मिट्टी के नमूने लाने में सफल भी हो पाए हैं। तो यूएसए उनमें से एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास चांद की मिट्टी के नमूने भी हैं। हालांकि अब तक किसी भी व्यक्ति ने, किसी वैज्ञानिक ने, न ही किसी देश ने ऐसा प्रयास किया है कि वह पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच पाए। यानी अब तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी देश जो है पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंच पाया है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि अभी तक कोई भी पृथ्वी के आंतरिक केंद्र से नमूना लाने में सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि जो पृथ्वी का केंद्र है इसके धरातल से लगभग 6378 किलोमीटर की गहराई तक है। यानी ये पृथ्वी का धरातल है, तो धरातल से पृथ्वी के केंद्र की जो गहराई है वो 6378 किलोमीटर है और इतनी गहराई तक कोई भी पहुंच नहीं पाया है। इसका रीजन क्या है? जैसे जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक परतों की गहराई करते हैं वैसे वैसे अंदर बढ़ने पर पृथ्वी की परतों में तापमान बढ़ता जाता है और एक समय के बाद तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि खुदाई करने वाले उपकरण होते हैं वो भी गलने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। तो यही कारण है कि किसी व्यक्ति ने, किसी वैज्ञानिक ने या किसी भी देश ने ऐसा प्रयास नहीं किया कि वो केंद्र तक पहुंच पाए। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा प्रयास किया भी था, लेकिन वो असफल रहा। तो अब तक सबसे गहरी खुदाई जो है आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक की गई है। इससे ज्यादा गहराई आज तक पृथ्वी पर कहीं भी नहीं की गई है और ये भी असफल रही है। वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी उद्भेदन, भूकंपी तरंगों और उल्कापिंडों के द्वारा ही पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना और संगठन को निर्धारित करने में सफलता प्राप्त की है। देखिए, इनमें से कुछ तरीके जो है प्रत्यक्ष तरीके हैं और इनमें से कुछ तरीके जो है अप्रत्यक्ष भी हैं। जैसे ज्वालामुखी उद्भेदन जो है ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का एक प्रत्यक्ष तरीका है। वहीं भूकंपी तरंगें और उल्कापिंड जो है ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के अप्रत्यक्ष तरीके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भूकंप के बारे में कोई भी पूर्वानुमान नहीं कर सकता है कि कब भूकंप आएगा, कब नहीं आएगा, इसकी तीव्रता कितनी होगी। ऐसा पूर्वानुमान कोई नहीं लगा सकता है, ना ही कोई ऐसा उपकरण बना है। ठीक ऐसे उल्कापिंडों का है। ऐसा माना जाता है कि उल्कापिंड और पृथ्वी की संरचना एक जैसी होती है। यानी उल्कापिंड उसी पदार्थ से बने हुए हैं जिस पदार्थ से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो उल्कापिंड पृथ्वी पर आकर कब गिरेंगे ये भी पता नहीं है। उल्कापिंड जो है ग्रहों के टुकड़े होते हैं जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के उपरांत जलने के बाद पृथ्वी पर आकर गिरते हैं और वैज्ञानिक इन्हें रिकवर कर पाते हैं। तो रिकवर करने से पृथ्वी के बारे में, इसके आंतरिक संरचना के बारे में इन उल्कापिंडों का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को जानकारी मिल पाती है। तो उल्कापिंड है, भूकंपी तरंग है, ये अप्रत्यक्ष सोर्स हैं, यानी इनडायरेक्ट सोर्स हैं। वहीं ज्वालामुखी जो उद्भेदन है ये डायरेक्ट सोर्स है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का। अब बात करेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग की। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की तुलना हम लोग प्याज से कर सकते हैं। जिस प्रकार से प्याज में कई सारी लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक वैसे ही पृथ्वी के अंदर भी कई सारी लेयर्स पाई जाती हैं। देखिए, जैसे जैसे हम प्याज की लेयर्स को छीलते जाते हैं वैसे वैसे हम प्याज के केंद्र में पहुंचते जाते हैं। तो पृथ्वी भी प्याज के समान ही है। तो पृथ्वी की परतों को हम लोग 3 परतों में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी सबसे ऊपरी परत जो है ये भूपर्पटी कहलाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सबसे ऊपरी परत जो है भूपर्पटी कहलाती है। भूपर्पटी के बाद फिर मेंटल आती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मेंटल परत यहाँ से लेकर यहाँ तक मेंटल परत पाई जाती है। इसके बाद फिर क्रोड का स्थान आता है। देखिए, क्रोड जो है पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत है। इसको क्रोड या फिर कोर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर भूपर्पटी की। तो पृथ्वी की भारी या बाह्य परत, जिसे भूपर्पटी कहते हैं, ये सबसे पतली परत है। देखिए, भूपर्पटी जो है पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का मात्र 1% भाग होती है। इसकी महासागरों के नीचे औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। देखिए, भूपर्पटी की महासागरों के नीचे औसत मोटाई है लगभग 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई जो है 33 किलोमीटर है। यानी कहने का मतलब यह है कि महासागर वाली जो भूपर्पटी है ये महाद्वीपों वाली भूपर्पटी से काफी कम है। अधिक मोटाई होते हुए भी महाद्वीपीय भूपर्पटी महासागरीय भूपर्पटी की अपेक्षा कम सघन है, क्योंकि यह हल्की और भारी सैलों के मिश्रण से बनी है। देखिए, महाद्वीपीय भूपर्पटी का निर्माण जो है ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है और ग्रेनाइट चट्टानों में सिलिका और एल्यूमिनियम तत्व की प्रधानता होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो महाद्वीपीय भूपर्पटी है यहाँ पर जो चट्टानें हैं उनमें सिलिका और एल्यूमिनियम तत्व की प्रधानता है। वहीं जो महासागरीय भूपर्पटी है इसका निर्माण अधिकतर सघन सैलों जैसे कि बेसाल चट्टानों से हुआ है और बेसाल चट्टानों में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इसको सीमा बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि जो आपकी भूपर्पटी है जिसको क्रस्ट कहा जाता है, क्रस्ट में भी 2 पार्ट हैं। एक तो अपर क्रस्ट हो गई और दूसरी है लोअर क्रस्ट। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच की जो सीमा है इसको कॉनराड कहते हैं। तो कॉनराड असंबद्धता जो है
ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करती है। देखिए ये नाम जो है कई बार पूछे जाते हैं और कई सारे पीसीएस एग्जाम में ये नाम पूछे गए हैं कि अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग करने वाली सीमा जो है उसको क्या कहते हैं, इसको कॉनराड कहते हैं। कॉनराड असंबद्धता किसको कहते हैं। इसके बाद पृथ्वी की दूसरी परत आ जाती है, इसको मेंटल कहा जाता है। और मेंटल जो है पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का 84% भाग है। यह जो है भूपर्पटी से मोह आसंतत्य सीमा द्वारा यानी मोह असंबद्धता सीमा द्वारा ये अलग की गई है। देखिए पृथ्वी की भूपर्पटी और मेंटल के बीच की जो सीमा है उसको मोहरोबिक सीमा या फिर मोह आसांतत्य या फिर मोह असंबद्धता भी कहा जाता है। मोह या मोहरोबिक जो है इसके साइंटिस्ट और अन्वेषक का नाम है, उन्हीं के नाम पर इसकी सीमा का नाम रखा गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि भूपर्पटी और मेंटल के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, ये मोहरोबिक कहलाती है या मोह कहलाती है। तो मेंटल की मोटाई लगभग 2900 मीटर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी मोटाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 2900 मीटर इसकी मोटाई है। मेंटल भी दो पार्टों में डिवाइड है, यानी मेंटल भी दो भागों में बटा हुआ है। इसका एक पार्ट जो है अपर मेंटल कहलाता है, दूसरा पार्ट जो है लोअर मेंटल कहलाता है। और अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच की जो सीमा होती है इसको रेपिटी सीमा कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये दोनों जो है रेपिटी सीमा द्वारा अलग किए गए हैं। रेपिटी सीमा के बाद मेंटल की जो सेलें हैं ये दाब और ताप की वजह से मुलायम और लचीली हो जाती हैं, यानी कि रेपिटी सीमा के बाद यहाँ की जो सेलें होती हैं दाब और ताप की वजह से लचीली हो जाती हैं। रेपिटी सीमा के ऊपर जो अपर मेंटल वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है। देखिए इसमें जो है इसमें तरल मैग्मा भरा होता है और यहीं से जो है ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के रूप में जो आप लोग बाहर लावा आते देखते हैं वो लावा यहीं से दुर्बलता मंडल से बाहर आता है। जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर हम गहराई के साथ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान और दाब भी बढ़ता जाता है। ये बात हम पहले ही जान चुके हैं। तो नोट में यही लिखा हुआ है, रेपिटी असंबद्धता जो है ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करती है। इसके बाद पृथ्वी की तीसरी परत आ जाती है। पृथ्वी की सबसे अंदर की परत क्रोड कहलाती है और क्रोड जो है पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का 15% भाग है। मुख्य रूप से धातुओं से बने होने के कारण इसे धातु क्रोड भी कहते हैं, यानी कि यह जो अंदर वाली लेयर है ये धातुओं से बनी हुई है, इसी वजह से इसको धातु क्रोड भी कहा जाता है। देखिए यह गुटेनबर्ग सीमा द्वारा मेंटल से अलग होती है, यानी कि मेंटल और क्रोड के बीच की जो सीमा है उसको गुटेनबर्ग असंबद्धता या गुटेनबर्ग आसंतत्य कहा जाता है। क्रोड को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो बाह्य क्रोड है। देखिए बाह्य क्रोड ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये बाह्य क्रोड वाला पार्ट है जो कि लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड अवस्था में है। तो बाह्य क्रोड जो है लोहे से बनी है और तरल अवस्था में है। इसके बाद आ जाता है आंतरिक क्रोड। तो आंतरिक क्रोड लोहे और निकल से बनी है। ऊपर स्थित सेलों के भार पड़ने की वजह से ये अत्यधिक दबाव की वजह से ये आंतरिक क्रोड जो है ठोस अवस्था में है, यानी कि पृथ्वी का जो आंतरिक क्रोड वाला पार्ट है ये सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड अवस्था में है। और देखिए क्रोड की जो गहराई या मोटाई है वो 2900 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर के बीच में है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें भी भाई इसकी जो ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड के बीच की जो सीमा है इसको लेहमैन कहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है नोट के रूप में कि लेहमैन असंबद्धता जो है ऊपरी क्रोड को निचले क्रोड से अलग करती है। अब हम यहाँ पर पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं उन आंतरिक परतों की जो सीमाएं हैं उनके नामों को याद रखने की यहाँ पर ट्रिक जानेंगे। देखिए अक्सर परीक्षाओं में इन नामों को पूछा जाता है और उस समय अभ्यर्थियों को एक सीक्वेंस में याद न होने की वजह से परीक्षार्थी जो है सही आंसर टिक नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक सीक्वेंस में इसको याद कर लेंगे तो आप कभी जीवन भर भूलेंगे नहीं। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, इसको आप कोमो रे गुले के रूप में याद कर लीजिए। 2 से 3 बार आप रिवाइज करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। तो कोमो रे गुले को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसका मतलब क्या है। देखिए जैसा कि आप जानते हैं क्रस्ट में भी दो पार्ट हैं, एक अपर और दूसरा लोअर। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच की जो सीमा होती है इसको कॉनराड कहते हैं। यह सीमा जो है कॉनराड कहलाती है। इसके बाद फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा आ जाती है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो सीमा है ये मोहरोबिक या मोह असंबद्धता कहलाती है। फिर मेंटल में भी दो पार्ट हैं, एक अपर है दूसरा लोअर है, यानी अपर मेंटल और दूसरा लोअर मेंटल। तो अपर और लोअर मेंटल के बीच की जो सीमा है ये रेपिटी कहलाती है। ये सीमा जो है रेपिटी कहलाती है। इसके बाद फिर आ जाता है आपका मेंटल और जो आपका कोर है उसके बीच की सीमा। तो मेंटल और कोर के बीच की सीमा जो है गुटेनबर्ग कहलाती है। ये सीमा जो है गुटेनबर्ग कहलाती है। और फिर आपका जो है कोर में भी दो पार्ट हैं, एक अपर और दूसरा लोअर, यानी अपर पार्ट है दूसरा लोअर पार्ट है। तो कोर के अपर और लोअर के बीच की सीमा जो है ये लेहमैन कहलाती है। ये सीमा जो है लेहमैन कहलाती है। तो ऐसे करके आप 2 से 3 बार अगर कॉपी पर लिखकर याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे अब आपका आ जाता है स्थल मंडल। तो स्थल मंडल की जो ठोस परतें हैं ये भूपर्पटी और ऊपरी मंडल को मिलाकर बनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं भूपर्पटी की औसत मोटाई महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई जो है लगभग 33 किलोमीटर है।
तो इसमें भूपर्पटी का पूरा पार्ट शामिल है और ऊपरी मेंटल का इसमें ऊपरी हिस्सा भी शामिल है। यानी इसकी चौड़ाई जो है 0 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में है। स्थल मंडल को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है और लिथोस जो है एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है सेल या फिर चट्टान। यानी स्थल मंडल का जो अर्थ हुआ वो हुआ सेल मंडल। तो यह निचले मेंटल के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली 100 किलोमीटर मोटी परत दुर्बलता मंडल पर तैर रही है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मेंटल का जो ऊपरी भाग है इसको एस्थेनोस्फीयर या फिर दुर्बलता मंडल कहा जाता है। यहाँ पे तरल मैग्मा पाया जाता है। इस भाग में उच्च दाब और तापमान के कारण सेलों में कुछ गलन प्रारंभ हो जाता है क्योंकि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ये तैर रहा है। तो एस्थेनोस्फीयर पूरा जो है गर्म तरल मैग्मा है और मैग्मा कैसा है, गर्म है। तो मैग्मा के गर्म होने की वजह से इसकी जो निचली परतें होती, निचली सेल होती हैं, उनमें क्या है, गलन आरंभ हो जाता है। इससे दुर्बलता मंडल मेंटल के अन्य भागों की अपेक्षा कुछ भी मुलायम हो जाता है। यानी जो दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर वाला पार्ट जो है इसमें कुछ अन्य चट्टानें भी मिल जाती हैं, इससे ये और ज्यादा मुलायम हो जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे पृथ्वी की भूपर्पटी की रचना में शामिल तत्वों की कि पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन कौन से तत्व शामिल हैं। तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्रचुरता से पाए जाने वाले स्थलमंडल के कुछ तत्व हैं। इनमें देखिए ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा है। पृथ्वी की भूपर्पटी के तत्वों में ऑक्सीजन की मात्रा 46.60% है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सिलिकॉन आ जाता है। सिलिकॉन की मात्रा 27.72% है। सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम आ जाता है। एल्यूमिनियम की मात्रा 8.13% है। फिर लोहा आ जाता है। लोहा की मात्रा 5% है। तो पृथ्वी की भूपर्पटी की रचना में शामिल जो तत्व हैं, इन तत्वों का प्रतिशत आपको पता होना चाहिए। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके बाद बात करेंगे स्थल मंडल कैसे बना है, सेल क्या होती है, खनिज क्या होते हैं। तो इन सब बातों को यहाँ पर हम जानेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्थल मंडल के जो तत्व हैं ये यौगिकों में व्यवस्थित होकर खनिजों का निर्माण करते हैं। यानी ये यौगिकों में व्यवस्थित हैं और यौगिकों में व्यवस्थित होकर खनिजों का निर्माण कर रहे हैं। तो यौगिक क्या होता है, यौगिक के बारे में हम लोगों ने क्लास 6 की साइंस में पढ़ा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिश्रण से बने पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। तो खनिज के बारे में आप जान लेते हैं कि खनिज जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक तत्व अथवा तत्वों के यौगिकों से बने होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो स्थल मंडल है ये खनिजों से बना हुआ है। और खनिज क्या है, खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ हैं जो कि एक तत्व से या फिर तत्वों के यौगिकों से मिलकर ये बनते हैं। अधिकतर खनिज कुछ सामान्य तत्वों जैसे सिलिकॉन और ऑक्सीजन से निर्मित होते हैं। जैसा कि अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी में 2 तत्वों की प्रधानता ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन शामिल हैं। तो अधिकतर जो खनिज हैं वो आपके इन्हीं 2 तत्वों के संयोग से बने हुए हैं। तो जैसे सिलिकॉन और ऑक्सीजन से निर्मित होने वाले खनिजों में क्वार्टज और फेल्सपार शामिल है। इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ लोहा अथवा ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम के मिलने से क्रम से हमें लोहा ऑक्साइड के खनिज जैसे कि हेमेटाइट और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के खनिज जैसे बॉक्साइड इत्यादि प्राप्त होते हैं। देखिए कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही तत्व होता है। तो ऐसे खनिज जो हैं दुर्लभ किस्म के होते हैं और ये काफी ज्यादा बहुमूल्य होते हैं। तो बहुत से खनिज जो हैं बहुमूल्य धातु हैं जैसे सोना, चांदी और तांबा। तो ये सभी जो है एक ही प्रकार के खनिज तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। अब बात करते हैं सेल की, सेल या फिर चट्टान। तो सेल जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों के मिश्रण है। यानी कहने का मतलब क्या है, सेलों का निर्माण जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों से हुआ है। कुछ सेलों में एक ही प्रकार का खनिज पाया जाता है, परंतु अधिकतर सेलों में 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न खनिज पाए जाते हैं। यानी कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जिनमें कि केवल एक ही प्रकार का खनिज होता है और कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उद्गम के आधार पर सेलों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। यानी अपने सोर्स के आधार पर इन्हें 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो सबसे पहले हम आग्नेय के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आग्नेय का अर्थ होता है आग, आग से बनने वाली। तो आग्नेय जो है लैटिन शब्द इग्निस का रूपांतरण है और इग्निस का अर्थ होता है आग। तो जो आग्नेय सेल है ये गर्म पिघले हुए लावा या मैग्मा से बनती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी जो मेंटल की ऊपरी परत है उसको एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है और उस एस्थेनोस्फीयर में ही मैग्मा होता है। तो पृथ्वी के अंदर गहराई में अधिकांश जो पदार्थ हैं वो पिघली हुई अवस्था में होते हैं और ये पिघले हुए पदार्थ मैग्मा कहलाते हैं। जब यह मैग्मा जो है पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो इसे लावा कहा जाता है। देखिए पृथ्वी के अंदर जब तक ये मैग्मा है तब तक इसको मैग्मा कहेंगे और जैसे ही ये तरल अवस्था से बाहर आकर पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है तब इसको लावा कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर अथवा ऊपर मैग्मा के ठंडे होने के परिणाम स्वरूप कठोर ठोस आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। देखिए जो मैग्मा है ये या तो पृथ्वी के अंदर दरारों में ठंडा हो जाएगा या फिर धरातल पर आकर ठंडा हो सकता है। तो इन दोनों ही जगह पर सेलों का ये निर्माण करता है। पृथ्वी पर आग्नेय सेल जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं क्योंकि पृथ्वी की भूपर्पटी का 2/3 भाग इन्हीं सेलों से बना हुआ है।
देखिए आग्नेय सेलों से ही बाद बाकी सेलें भी बनती हैं, इसीलिए आग्नेय सेलों को जो है प्राथमिक सेल या फिर मूल सेल भी कहते हैं, क्योंकि आग्नेय से ही अवसादी और फिर कायांत्रित भी बनती हैं। तो आग्नेय सेलों को इसी वजह से प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल या फिर मूल सेल भी कहा जाता है। तो आग्नेय सेलों से बनने वाले कुछ कुछ सेलों के उदाहरण यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है आग्नेय सेल के उदाहरण है। देखिए ग्रेनाइट का निर्माण तब होता है जब तरल मैग्मा जो है पृथ्वी के धरातल के अंदर ही दरारों में ठंडा हो जाता है, तब ग्रेनाइट बनता है। और जब तरल मैग्मा जो है लावा के रूप में धरातल पर आ जाता है और तब ठंडा होता है, तब बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं। आग्नेय सेलों के बाद अब आपकी आ जाती हैं अवसादी सेलें। तो देखिए समय के साथ साथ विभिन्न जलवायु क्रियाओं की वजह से जो आग्नेय सेलें होती हैं वो टूट फूट जाती हैं और टूटने फूटने के उपरांत ये अवसादों का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि आग्नेय सेल जो है कई प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और अवसादों का निर्माण करती हैं। और ये अवसाद जो हैं विभिन्न आकार के होते हैं, जैसे कि बजरी, बालू, मृत्तिका यानी चिकनी मिट्टी और गादी इत्यादि जो है विभिन्न आकार के ये अवसाद होते हैं। निचले क्षेत्रों में अवसाद और जो जैव अवशेष हैं ये परतों के रूप में जमा होते रहते हैं और अंत में ये संपीड़ित होकर और एक दूसरे से संयोजित होकर ये अवसादी सेलों का निर्माण करते हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, आग्नेय सेलों में जीवाश्मों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म के अवशेष जो हैं अवसादी सेलों में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। क्योंकि अवसादी सेलें जो है आग्नेय सेलों की टूट फूट के अवसादों से बनी होती हैं, इसलिए ये सेलें जो है मुलायम होती हैं और आसानी से ये टूट जाती हैं। पृथ्वी के धरातल पर जो अधिकतर सेलें हैं वो अवसादी होती हैं। अवसादी सेलों के यहाँ पे उदाहरण बताए गए हैं, कांग्लोमरेट या संगुटिका, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल या फिर कोयला जो है ये अवसादी सेलों के उदाहरण हैं। अवसादी के बाद अब आपकी आ जाती हैं कायांत्रित सेलें। जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, कायांत्रित का मतलब होता है रूप या फिर आकृति में परिवर्तन। तो आग्नेय और अवसादी सेलों में दबाव और ऊष्मा की वजह से रासायनिक और संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन के अंतराल में जो आग्नेय अवसादी सेलें होती हैं, इनके अंदर के जो खनिज होते हैं, इन खनिजों में फिर से पुनर्नियोजन या पुनर्योजन होता है। परिणाम स्वरूप खनिजों की जो प्रकृति होती है ये पहले से और अधिक ठोस हो जाती है और इस प्रक्रिया से भिन्न भिन्न प्रकार के रवि बनते हैं। देखिए कायांत्रित अवस्था में जो सेलें तैयार होती हैं, ये सेलें मौलिक सेलों से देखने में और विशेषताओं में पूरी तरह से भिन्न होती हैं। तो स्लेट, संगमरमर और हीरा जो हैं ये कायांत्रित सेलों के उदाहरण हैं और ये क्रम से ग्रेनाइट से यानी आग्नेय सेलों से, सेल से, चूना पत्थर से और कोयला जैसे अवसादी सेलों से परिवर्तित होकर ये बनी हैं। अब है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देखिए सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। 1967 में 3 वैज्ञानिकों ने, जिनमें मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी शामिल हैं, तो इन्होंने पूर्व के उपलब्ध जो विचार हैं इन विचारों को समन्वित करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की अवधारणा प्रस्तुत की। इस सिद्धांत में जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पुराचुंबकत्व अध्ययन और सागर नितल प्रसरण सिद्धांत शामिल है। तो यह 3 सिद्धांतों का मिश्रण है। देखिए इस सिद्धांत की अवधारणा ये कहती है कि जो आपका स्थल मंडल है, स्थल मंडल से अभिप्राय जो आपकी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का पार्ट है जिससे कि मिलकर स्थल मंडल बनता है। स्थल मंडल जो है अनेक खंडों अथवा प्लेटों से बना हुआ है। ये सिद्धांत ये मानता है कि पृथ्वी पर जो है स्थल मंडल में 7 बड़ी प्लेटें हैं, इसके अलावा कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी हैं जिनसे मिलकर आपका स्थल मंडल बना हुआ है। प्रत्येक प्लेट जो है एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल। देखिए एस्थेनोस्फीयर आप जानते होंगे, मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है जहाँ पे तरल मैग्मा है उसे एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। तो प्रत्येक प्लेट एस्थेनोस्फीयर के ऊपर महासागरीय और महाद्वीपीय भूप्रपट्टी को समान रूप से लिए हुए स्वतंत्र रूप से गति कर रही है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक ऊष्मा है यानी पृथ्वी का जो तरल मैग्मा है उसके ऊपर चूंकि ये प्लेटें गति कर रही हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से ये प्लेटें गतिशील होती हैं। तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में 7 बड़ी प्लेटें मानी गई हैं। इन 7 प्लेटों के नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे बड़ी प्लेटों में यहाँ पर 7 प्लेटों के नाम बारी बारी से मैं लिखते जा रहा हूँ। एक तो आपकी यूरेशियन प्लेट आ जाती है। यूरेशियन के अलावा यहाँ पर आपकी सेकंड प्लेट जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। थर्ड प्लेट आपकी जो है पैसिफिक प्लेट है। फोर्थ प्लेट आपकी नॉर्थ अमेरिका प्लेट है। 5वीं प्लेट आपकी साउथ अमेरिका प्लेट है। 6वीं प्लेट जो है आपकी अफ्रीकन प्लेट है और 7वीं प्लेट आपकी जो है अंटार्कटिका प्लेट है। तो ये 7 जो है बृहद प्लेटें हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी हैं, जैसे फिलिपाइन प्लेट है, जुआन डे फूका प्लेट है, कोकोस प्लेट है, नजका प्लेट है, कैरिबियन प्लेट है। ये कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं। बाद बाकी पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो 7 बड़ी प्लेटों से मिलकर बना है और कुछ कुछ छोटी प्लेटें हैं जो कि लगातार पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा की वजह से गतिशील होती हैं। आगे बताया गया है कि कुछ स्थानों पर इन प्लेटों के एक दूसरे से दूर हट जाने से पृथ्वी के धरातल पर चौड़ी दरार घाटी यानी रिफ्ट बन जाती है, जैसे कि सैन एंड्रियाज की भ्रंश इसका एक उदाहरण है। दूसरे स्थानों पर ये एक दूसरे से काफी पास में आ जाती हैं
और टकरा जाती हैं, जिससे कि पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे हिमालय, यानी जब दो प्लेटें पास पास में आई हैं तो वलन पड़ने की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये प्लेटों की वजह से ही पृथ्वी पर भूकंप वगैरह आते हैं, प्लेटों पर कुछ भूपर्पट्टी का निर्माण होता है या विनाश होता है, उसके लिए प्लेटें ही जिम्मेदार हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लेटों के संचलन के बारे में बताया गया है कि प्लेटें किस प्रकार से संचलन करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अभिसारी संचलन की, यानी कन्वर्जेंट मूवमेंट की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कन्वर्जेंट मूवमेंट में क्या हो रहा है कि एक साइड में ये प्लेट है और एक साइड में दूसरी प्लेट है। इस साइड वाली जो प्लेट है इसको महासागरीय प्लेट कहा गया है। ये वाली जो प्लेट आप देख पा रहे हैं ये महासागरीय प्लेट है, महासागरीय वाली प्लेट है। और इस साइड वाली जो है ये आपकी कॉन्टिनेंट वाली यानी कि महाद्वीप वाली प्लेट है। तो जैसा कि आप इमेज से कुछ कुछ समझ पा रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर महासागरीय प्लेट का छेपड़ जो है महाद्वीपीय प्लेट के नीचे हो रहा है। तो यहाँ पर वही चीजें बताई गई हैं कि जब एक महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो सघन महासागरीय प्लेट जो है महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चली जाती है। सघन महासागरीय प्लेट क्यों कहा गया है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि महासागर का जो तल है वो ठोस चट्टानों से बना हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। वही महाद्वीप जो है ये ग्रेनाइट चट्टानों से बने हुए हैं। तो जो महासागरीय प्लेटें हैं काफी ज्यादा ठोस हैं, काफी ज्यादा मजबूत हैं। तो सघन होने के चलते जो महासागरीय प्लेट है वो महाद्वीपीय प्लेट यानी जो कि हल्की प्लेट है इसके नीचे चली जाती है। और इस प्रकार की जो गति होती है, इस प्रकार की गति को अभिसारी संचलन कहते हैं। ये जो गति है इसको अभिसारी संचलन यानी कन्वर्जेंट मूवमेंट कहा जाता है। जहां पर प्लेटों का छेपड़ होता है उसे प्रविष्ठन क्षेत्र या फिर सबडक्शन जोन कहा जाता है। देखिए जहां पर प्लेटें छेपित हो रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इधर महाद्वीपीय प्लेट है और ये महासागरीय प्लेट है, तो यहाँ पर प्लेटें छेपित हो रही हैं तो ये जो एरिया है ये सबडक्शन जोन या फिर प्रविष्ठन क्षेत्र कहलाता है। ऊपर से दबाव के परिणाम स्वरूप सेल जो है गर्म होकर पिघल जाती हैं और पिघली हुई सेलें पुनः ऊपर उठकर महाद्वीपीय किनारों के साथ साथ ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण करती हैं। क्योंकि टक्कर इतनी जोर से होती है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है, तो घर्षण की वजह से क्या होता है जो चट्टानें होती हैं वो पिघलने लगती हैं। और पिघलने की वजह से क्या होता है जो लावा होता है वो ऊपर की तरफ आकर ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण करता है और एकदम से ज्वालामुखी पर्वत बन जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ज्वालामुखी आर्क आप देख पा रहे हैं। विकल्पतः दो प्लेटों के बीच खाई का निर्माण हो सकता है। देखिए जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है तो ऐसे करके यहाँ पर साइड से खाई भी क्रिएट हो जाती है, यहाँ पे खाई का निर्माण भी हो सकता है। जब दो प्लेटें अभिमुख होती हैं तो कोई भी प्लेट एक दूसरे के नीचे नहीं आती बल्कि वलित पर्वत का निर्माण हो सकता है। देखिए जब एक प्लेट दूसरी प्लेट में घुसती है, इस तरह से घुस रही होती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो क्या होता है जो दूसरी वाली प्लेट है जो कि ऊपर की तरफ है इस प्लेट के किनारों पर वलन पड़ने लगते हैं, यानी कि इस तरह से दबाव में वलन पड़ने लगते हैं और वलन पड़ने की वजह से यहाँ पर वलित पर्वत का निर्माण हो सकता है। तो हिमालय पर्वत जो है इसका एक यूनिक एग्जाम्पल है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे हिमालय पर्वत का निर्माण जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के, जो आपकी देख पा रहे हैं यहाँ पर ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट में घुसने की वजह से इसका निर्माण हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर जो यूरेशियन प्लेट है तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो ऊपर की ओर बढ़ने की वजह से यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ है, वलन पड़ने की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह जो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है, इसलिए हिमालय पर्वत की ऊंचाई भी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अब है आपका अपसारी संचलन इन डाइवर्जेंट मूवमेंट। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो प्लेटें हैं जो दोनों ही विपरीत दिशा में यहाँ पर जा रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो उसे अपसारी संचलन कहते हैं। और वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है उसे प्रसारी स्थान या स्प्रेडिंग साइड कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये प्रसारी स्थान है, स्प्रेडिंग साइड है जहाँ से दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं। महासागरीय तल पर प्लेटों के अपसरण के कारण उत्पन्न तनावमूलक बल के द्वारा भ्रंशन की प्रक्रिया होती है। देखिए जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तो यहाँ पर एक गहरा गड्ढा या भ्रंश क्रिएट हो जाता है और इस भ्रंश को भरने के लिए नीचे से जो तरल मैग्मा है वो ऊपर की तरफ आता है और ठंडा होकर ये भूपर्पट्टी का निर्माण करता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि साथ ही मैग्मा के निष्कर्षण से नई पर्पट्टी का भी निर्माण होता है। अपसारी प्लेट किनारों पर नए क्रस्ट का निर्माण होने से इसे जो है रचनात्मक किनारा भी कहते हैं, जिससे सागर तल का प्रसार होता है। क्योंकि अपसारी प्लेटों में क्या होता है दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं और बीच में गैप क्रिएट हो जा रहा है, भ्रंश क्रिएट हो जा रहा है। इस भ्रंश को भरने के लिए जो तरल मैग्मा है ऊपर आता है भूपर्पट्टी का निर्माण करता है। तो ऐसे करके इसे जो है रचनात्मक किनारा भी कहा जाता है। अपसारी संचलन को रचनात्मक किनारा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक नई भूपर्पट्टी का निर्माण हो रहा है। अपसारी संचलन का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है, जहां से अमेरिकी, यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेटें जो है अलग हो रही हैं। तो ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर नोट में कुछ और बताया गया है कि अधिकतर जो भूकंप हैं और ज्वालामुखी जो हैं इनका उद्भेदन प्लेटों के किनारों पर ही घटित होता है, क्योंकि जहां से प्लेटें दूर हटती हैं वहीं पर या फिर जहां पर प्लेटें जो है आपस में आके मिलती हैं वहीं पर अधिकतर भूकंप आते हैं, वहीं पर जो है ज्वालामुखी का उद्भेदन भी होता है। तो इसलिए इस चीज को आपको याद रखना है।
तो अपसारी संचलन को जो है रचनात्मक किनारा कहा जाता है, वहीं अभिसारी संचलन को विनाशात्मक प्लेट सीमांत कहा जाता है, क्योंकि उसमें किसी नई प्रकार की भूप्रपट्टी का निर्माण तो नहीं होता है, बल्कि ऑलरेडी मौजूद जो प्लेट होती है उसी प्लेट में वलन पड़ने की वजह से, उसी प्लेट में दबाव पड़ने की वजह से वहां पर वही जो भूप्रपट्टी है उसमें विकृति आ जाती है, उसमें तोड़फोड़ हो जाती है। तो ऐसे करके वलन पर्वत वगैरह जो है क्रिएट हो जाते हैं, या फिर वहां पर ज्वालामुखी पर्वतों का विकास हो जाता है। तो वहां पर जो किसी नई प्रकार की भूप्रपट्टी का विकास नहीं हो रहा है, बल्कि पहले से जो मौजूद भूप्रपट्टी है उसी में दबाव पड़ने की वजह से उसी का आकार चेंज हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, अपसारी संचलन जो है रचनात्मक किनारा संचलन कहा जाता है, और अभिसारी वाला जो है विनाशात्मक सीमांत संचलन भी कहा जाता है, विनाशात्मक प्लेट सीमांत भी कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।